हेलो दोस्तों, ये है टाटा सफारी XZA प्लस टॉप मॉडल। इसे मैंने ख़रीदा था 1 मार्च 2021 को। इसे चलाते हुए मुझे हो गए हैं 5 महीने। आज मैं करूंगा इसका रिव्यू सेकंड सर्विस के बाद, और मैं आपको बताऊंगा क्या है सेकंड सर्विस की कॉस्ट और उसके बाद क्या मेरा माइलेज में चेंज आया है और क्या नहीं। और साथ ही मैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दूँगा जो आपने पिछले वीडियोज़ के कमेंट में पूछे थे। तो वीडियो को एंड तक देखेगा, होप आपको मज़ा आएगा। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको दिखाता हूँ कितनी मैं इसे चला चुका हूँ। देखिए, गाड़ी को मैंने चला लिया है 7,000 किलोमीटर्स। इसकी सेकंड सर्विस होनी थी 7 से 8,000 किलोमीटर्स पर। फर्स्ट सर्विस हुई थी इसकी 2,000 किलोमीटर्स पर। देखिए, जो फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट थी वो थी 700 रुपीज़। उसमें लेबर चार्जेस कोई नहीं थे, सिर्फ उसमें फ़िल्टर क्लीन हुए थे और उसमें इन्होंने 700 का DEF डाला था। सेकंड सर्विस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, सिर्फ इन्होंने फ़िल्टर क्लीन किए हैं और 500 का DEF डाला है। तो टोटल सेकंड सर्विस की कॉस्ट आई है मुझे 500 रुपीज़। इसके अलावा कोई भी ऑयल चेंज वगैरह नहीं हुआ है। तो जो इसकी मेजर सर्विस है वो थर्ड सर्विस में होगी, जो होनी है 14,000 से 15,000 किलोमीटर पर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि थर्ड सर्विस का वीडियो भी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा देखिए, मैंने इसमें लगवाया था सफारी का लोगो। इसकी कॉस्ट आई थी 500 रुपये। चलिए थर्ड रो में चलते हैं, वहाँ आपको दिखाता हूँ थोड़ा स्पेस और थोड़ा सा एक छोटा सा इशू जो मैं इस गाड़ी में फ़ेस कर रहा हूँ। देखिए, स्पेस तो गाड़ी में काफ़ी है। देखिए, थर्ड रो में मैंने फ़ोल्ड करके ये सामान रखा अपना। तो इसमें जितना मर्ज़ी सामान आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बूट स्पेस की इतनी कोई दिक्कत नहीं अगर 5 सीटर हैं। लेकिन अगर 7 सीटर I mean 7 लोग बैठते हैं तो स्पेस की थोड़े इशू हो जाता है, क्योंकि बूट स्पेस इसमें बहुत कम है। अल्काज़ार में बूट स्पेस तो ज़्यादा आया है, लेकिन उसमें थर्ड रो में स्पेस कम है। तो अब आपकी चॉइस है, आपको बूट स्पेस चाहिए या थर्ड रो में स्पेस ज़्यादा चाहिए। जो इशू है वो है इसके सीट फोल्डिंग मैकेनिज़्म में। देखिए, अगर आप इसे ज़ोर से पुश करते हैं तो सीट यहीं लोग रह जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सीट लीवर को आराम से पुश कीजिए और सीट को आराम से उठाइए, तभी उठती है। अगर ज़ोर से आप इसे दबाते हैं तो सीट इसके लॉक में फंस जाती है। अगर आप सफारी ओनर आप ये इशू फेस कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, जो सफारी का सनरूफ है अभी तक अपनी सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ है, लेकिन इसे जल्द ही महिंद्रा की XUV700 बीट कर देगी। देखिए, अगर सनरूफ वाली गाड़ी आपको चाहिए तो मैं सनरूफ का एक फ़ायदा ये बता दूं कि जैसे कि बारिश का मौसम है या फिर अपना रात का टाइम है, तो उस टाइम तो सनरूफ का काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि पीछे बैठे लोगों को बहुत मज़ा आता है और व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन जैसे अभी गर्मियाँ थी तो धूप की वजह से गाड़ी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। उस टाइम आप सनरूफ गोल्ड की गाड़ी नहीं चला सकते, कोई फ़ायदा नहीं है सनरूफ का, गाड़ी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो अब करते हैं देखिए गाड़ी की प्राइसिंग के बाद। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि गाड़ी आपको इतनी सस्ती कैसे पड़ेगी। देखिए, मैं रहता हूँ पंचकुला में, गाड़ी का नंबर लिया मैंने चंडीगढ़ से। तो जो पंचकुला का डीलर था जहाँ से मैंने गाड़ी खरीदी थी, उसने मुझे इसकी, देखिए ऑन रोड प्राइस तो हर जगह सेम है, कुछ 21 लाख के अराउंड इसकी ऑन रोड प्राइस है इस मॉडल की XZA प्लस की। जो उसने मुझे इंश्योरेंस दिया था वो था 60,000 का, उस पर मुझे उसने डिस्काउंट दिया था, क्योंकि जो चंडीगढ़ में मैंने इसका इंश्योरेंस पूछा था तो वो कुछ 1 लाख प्लस बता रहे थे। तो देखिए, एक तो मुझे वहाँ डिस्काउंट मिल गया इसके इंश्योरेंस में 60,000 में। दूसरा, जो इसकी RC थी वो पंचकुला में 1.5 लाख से ऊपर की थी, लेकिन मेरा एड्रेस चंडीगढ़ का था, एक मेरे किसी रिलेटिव का, तो मैंने उसके नाम पर गाड़ी ली है। तो वहाँ जो मैंने गाड़ी ली है वहाँ RC की चार्जेस जो है चंडीगढ़ में काफ़ी कम है। RC की चार्जेस आए थे मुझे अराउंड 70 या 80, मुझे ध्यान नहीं प्रॉपर। तो कुछ 1.5 लाख में मेरा इंश्योरेंस और RC दोनों ही बन गए थे। तो आप लगा लो 21 लाख की तो गाड़ी और 22,70,000, तो 1,70,000 में जो है मुझे एक्स्ट्रा पड़े ऑन रोड के अलावा, वरना मुझे इंश्योरेंस ही इतना पड़ जाता और RC ही कम से कम मुझे 24 लाख की गाड़ी पड़ती है। तो ये था पहला सवाल जो लोगों ने काफ़ी पूछा था। दूसरा सवाल, देखिए इसकी परफॉर्मेंस का मुझे अभी तक इसमें कोई इशू नहीं आया है, क्योंकि ये देखिए एक तो ऑटोमेटिक है, उसमें मैं इसको इको मोड में, सिटी मोड में, स्पोर्ट्स मोड में, हर मोड में गाड़ी को चला चुका हूँ। देखिए, ये मेरा फार्म हाउस का कुछ एरिया है जहाँ डेली मुझे ऐसे गाड़ी निकालनी पड़ती है खड्डों में, क्योंकि सारे कच्चे रास्ते हैं, आराम से गाड़ी निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक मेरा ऑफ रोडिंग का वीडियो है चैनल पे सफारी का, अगर आप देखना चाहें तो पूरा मैंने कोशिश की है, जितनी हद तक मैं अपनी गाड़ी चला सकता था मैंने चला के दिखाई है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। अगली बात करते हैं इसकी माइलेज की। देखिए, माइलेज का भी एक कंप्लीट वीडियो है, उसमें मेरे को माइलेज मिली थी इसकी 12 की। लेकिन अब जैसे सेकंड सर्विस हो चुकी है, इसके बाद भी मैंने गाड़ी को दोबारा फुल करवाया था, तो उसमें भी मुझे यही 11, 12, 13 की माइलेज मिल रही है। तो मैं बताऊंगा, ऑटोमेटिक में मुझे लगता है 12 की ही रहेगी। अब थर्ड सर्विस के पास शायद बढ़ जाए 14 की, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक तो ऑटोमेटिक है, इतनी बड़ी गाड़ी है, तो उसमें मुझे लगता है 12 की ही आप मान के चलो इसकी माइलेज है।
तो अगर आपको थोड़ी माइलेज इश्यूज़ हैं तो उसके लिए आप अल्काज़ार की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अल्काज़ार में देखिए स्पेस बताते हैं थर्ड रो में कम है, तो उस अगर आप 7 सीटर गाड़ी ले रहे हैं अगर स्पेस ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या। उसके बाद अब आएगी जैसे XUV700, वो इसको टक्कर देगी, क्योंकि मुझे लगता है वो इसे बीट कर देगी, क्योंकि उसमें एक तो फीचर्स क्रेटा से भी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है एक तो उसके साइड के जो हैंडल्स बता रहे हैं वो भी रेंज रोवर की तरह अंदर चले जाते हैं, उसकी सनरूफ भी बड़ी है, बाकी उसकी टच स्क्रीन्स भी मुझे लग रहा है इंफोटेनमेंट सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया आने वाला है। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है मुझे इतना खास नहीं लगा सफारी का। तो अगर आपको फुल फीचर पैक्ड गाड़ी चाहिए तो आप देखते हैं XUV700 का वेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं भी सोच रहा था कि दिवाली पे गाड़ी लूँ, क्योंकि मुझे पता था क्रेटा भी, ये अपना अल्काज़ार भी आएगी नहीं, और XUV700 भी आएगी और सफारी भी आएगी। लेकिन सफारी मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि मेरे पास थी पहले टाटा नेक्सन को देखिए मैं डेली इन्हीं रास्तों पे लेके जाता था। जैसे आप देख सकते हैं सारे कच्चे रास्ते हैं, कभी पानी भर गया, कभी खड्डे हैं, किसी भी रास्ते पे ले जाता था। गाड़ी ने मुझे आज तक एक बार भी धोखा नहीं दिया, समझ लो गाड़ी में कभी कोई बड़ा इशू नहीं आया। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी टाटा की, इसी वजह से मैंने सफारी खरीदी, क्योंकि मुझे पता था देखिए कहीं भी गाड़ी फंस जाती है, कहीं भी खेतों में कच्चे रास्तों पर। मुझे लंबा कई बार हज़ार किलोमीटर एक दिन में मैंने अपनी टाटा नेक्सन चलाई है, इसी वजह से मैंने सफारी खरीदी, क्योंकि सिर्फ मुझे बिल्ड क्वालिटी के भरोसे पे गाड़ी लेनी थी। देखिए फ़ीचर तो इसमें कम है अल्काज़ार और XUV700 के मुकाबले, लेकिन गाड़ी में सेफ्टी पूरी है, इतनी मेरी गारंटी है, और बाकी दूसरा परफॉर्मेंस का भी कोई इशू नहीं है। इसी वजह से मैंने इस गाड़ी को चूज़ किया है। अच्छा, एक कमेंट काफ़ी आता है कि सफारी ऑटोमेटिक लेनी चाहिए या मैनुअल। तो देखिए मैंने इससे पहले कभी भी ऑटोमेटिक नहीं चलाई थी, ये पहली गाड़ी है जो मैंने ऑटोमेटिक में चलाई है, तो मुझे तो इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। बाकी मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे कभी शहर में अपना इतना ट्रैफिक हो जाता है या हाईवे पे जाते हैं, अपना सिर्फ रेस पर पैर रखना है, आराम से गाड़ी चला जाइए, ब्रेक रेस बस। जैसे एक्टिवा चलती है कितनी मस्त चलती है, वैसे ही ये सफारी है ऑटोमेटिक, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही लें। बाकी अगर आप किसी मैनुअल सफारी ओनर का वीडियो देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि इसमें डीप क्लच का इशू है, और हैरियर में भी ये इशू है। तो इतनी बड़ी गाड़ी है और इतने आप पैसे लगा रहे हैं, अगर चलाने में मज़ा नहीं आएगा फिर फ़ायदा क्या। तो मेरे तो यही सलाह, आप ऑटोमेटिक लें, थोड़ी माइलेज कम हो जाएगी लेकिन मज़ा उतना ही आएगा गाड़ी चलाने में। तो भाइयों ये था मेरा सफारी का सेकंड सर्विस के बाद रिव्यू। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप तीनों गाड़ियों में से कौन सी चूज़ करेंगे, सफारी, अल्काज़ार और XUV700 में। तो आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।